मैम, एआईबी के जो नए पैटर्न क्वेश्चंस हैं क्या उनमें भी हिंट्स होते हैं? कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है तो बता दीजिए ना, ताकि हम ये क्वेश्चंस भी जल्दी से कर ले। क्यों नहीं, आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। एआईबी 19 एंड 20 के जितने भी न्यू पैटर्न क्वेश्चंस हैं उनमें हिंट्स कैसे ढूंढना है, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करना है, ये सीखेंगे। बदलते हुए पेपर पैटर्न में बहुत लोग इस चीज को लेके डरे हुए हैं, इसलिए ये डिटेल लेक्चर बना रही हूँ। एआईबी 19 एंड 20 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करेंगे, एक एक करके सॉल्व करके दिखाऊंगी कैसे आंसर करना है। कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है एआईबी 20 का क्वेश्चन। अज्यूम करेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता है एंड आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, ऐसे क्वेश्चन के साथ बैठे हैं, अभी आपको सॉल्व करना है टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके। तो कैसे करेंगे ये अज्यूम करके स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लेना, क्या कह रहे हैं? अंडर द पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1970। मैम ठीक है, कुछ एक्ट का नाम लग रहा है पर उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। विच सिचुएशन प्रिवेंट्स अ पेटेंट एप्लीकेशन फ्रॉम बीइंग पब्लिश्ड इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड? मैम कुछ भी नहीं पता मैम। पेटेंट एक्ट करके एक एक्ट का नाम है, बस मेरे को इतना हिंट मिला है कि पेटेंट एक्ट के बारे में है। अब जो वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा सिचुएशन है जो प्रिवेंट करती है एक पेटेंट एप्लीकेशन को पब्लिश करने में, मुझे इसका समझ में नहीं आया मैम, पब्लिश करना क्या होता है? कब हम पब्लिश नहीं कर सकते? इवन आफ्टर एक्सपायरी, यानी कुछ एक पीरियड है, लग रहा है क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि कुछ फिक्स्ड पीरियड है, फिक्स्ड पीरियड के बाद उसको अलाउ करना चाहिए या कुछ पब्लिकेशन कराना पड़ता है मैम। बट इसमें वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पर पब्लिकेशन नहीं होती है पीरियड के बाद भी, एंड वो पूछ रहे हैं कौन सा ऐसा सिचुएशन है, मेरे को कुछ नहीं पता, राइट? फिर भी डोंट वरी, आप एक बार पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में आपको एक हिंट मिला है। क्वेश्चन में क्या हिंट मिला है? आपको मिला है एक हिंट अबाउट पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट यानी एक बेयर एक्ट का नाम मिल गया, ठीक? आप पहले आराम से सोचो, पेटेंट का शब्द या पेटेंट एक्ट का शब्द आपने कहाँ सुना? अगर आपका जो बेयर एक्ट सेट है 25 बुक्स, लगभग सबके पास 20 या 22 या 25 बुक्स का एक सेट होती है, सब लोग यही लेके जाते हैं अलग अलग पब्लिशर्स के। अब ये बुक सेट में अगर आप एक एक करके पलटते देखेंगे तो उसमें कहीं पर भी पेटेंट एक्ट का कोई एक्ट का नाम आपको बुक में नहीं मिलेगा। पर अगर आप एक बार शांत दिमाग से सोचेंगे एग्जाम हॉल में बैठे, मैम पेटेंट का शब्द कहाँ पढ़ाया था? आईपीआर के सब्जेक्ट में पढ़ाया था मैम ने। हाँ, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ये क्वेश्चन करने के लिए। कुछ और चीजें नहीं पता हो तो चलेगा, पर इतना पता होना चाहिए कि पेटेंट एक्ट 1970 का ये जो बेयर एक्ट है वो आपको किस किताब के अंदर मिलेगा। पेटेंट का शब्द, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब हमने कहाँ पढ़ा था? कॉपीराइट, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पढ़ा था। तो आईपीआर का बुक आपको ढूंढना है। तो आपके सामने इमेजिन कीजिए आप एग्जाम के हॉल में बैठे हैं, आपको कुछ नहीं पता है, आपको लॉजिकली आंसर करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आंसर करना है। तो काम एकदम शांत दिमाग में लॉजिकली सोचना। इन सारे किताबों में तो पेटेंट एक्ट का एक्ट नहीं है, तो पेटेंट का शब्द मैंने कहाँ सुना? मैम ने कहाँ पढ़ाया था? मैम ने पढ़ाया था ये आईपीआर के टॉपिक में पढ़ाया था। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। फिर आईपीआर का बेयर एक्ट जैसे ही आपको खोलेंगे, आपको उसके आईपीआर की बुक के अंदर पेटेंट एक्ट का एक्ट मिल जाएगा। चलिए मैम, वहां तक मिल ही गया है, आईपीआर हमने खोल लिया है, मान लेते हैं, ठीक है? आईपीआर का बुक आपने खोल लिया, उसमें आप यहां तक तो आ गए। अब आईपीआर का जो बुक, मोटा बुक है, उसमें तो ये 50 पेज ने पेटेंट एक्ट ने ले लिया है। तो उस 50 पेज में आंसर कहाँ होगा मैम? मुझे तो नहीं पता, बट दैट इज वेयर योर ऑप्शंस विल हेल्प यू। क्वेश्चन से आपको एक ही हिंट मिला है, पर ऑप्शंस में एक बार आप ध्यान देंगे तो आपको ऑप्शंस में भी एक ऑप्शन मिल रहा है, देखना, ए सी डी, कहीं पर भी सेक्शन नंबर मेंशन नहीं है। बस एक ही ऑप्शन है जहां पर सेक्शन नंबर मेंशन है, वो है सेक्शन 35। तो बस ये रहा आपका जैकपॉट। तो मेरे को यहीं से मिल गया हिंट 2। हमेशा याद रखो, क्वेश्चन में हिंट नहीं है तो इमीडिएटली आपके आंखें ना क्वेश्चन पेपर में ऑप्शंस को स्कैन करना चाहिए। पहले क्वेश्चन को स्कैन किया, क्वेश्चन में एक ही हिंट मिला, सेक्शन का हिंट नहीं है, तो इमीडिएटली आपके आंखें ना ऐसे स्कैनर की तरह काम करना चाहिए एग्जाम में फटाफट आंसर्स ढूंढने के लिए। आप ऑप्शंस पे देख लो, ऑप्शंस में क्या है? सेक्शन 35 एक ही जगह मेंशन है, बाकी किसी ऑप्शन में तो सेक्शन नंबर मेंशन ही नहीं है। तो आपके पास अभी दो हिंट हैं ये कहते हुए, सेक्शन 35 ऑफ
पेटेंट एक्ट का बैरक कहाँ है ये आपको पता है, आईपीआर की किताब में। तो आईपीआर की किताब में ये पेटेंट एक्ट का सेक्शन 35 खोल लेना। अगर अभी आपके पास बैरक्स है तो आप एक काम करो, जाके लेके आना। मैं भी अपना खोल ही रही हूँ बैरक, तो आप ही लेके आना, हम साथ साथ आंसर फाइंड आउट कर ही लेंगे। देखिए, अगर आप एक भी बार बैरक खोलेंगे नहीं, एग्जाम हॉल में जाके पहली बार खोलने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत मुश्किल होगा। स्पेशली ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पर आपको क्विकली सोच के फाइंड आउट करना है आंसर्स, बहुत मुश्किल होगा। तो बैरक का परिचय बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पेटेंट एक्ट का बैरक मैंने लिया है। मेरे को क्या पता है, सेक्शन 35 मेरे को पता है। तो मैंने तो अभी मैं बैरक के अंदर जा भी नहीं रही हूँ। सेक्शन 35 को मैं, ये जो इंडेक्स पेज है, अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस को क्या बोलते हैं, इंडेक्स पेज बोलते हैं या कंटेंट्स पेज बोलते हैं, उसी में ढूंढूंगी। तो देखना आप मेरे साथ, अपने बुक में भी देखना 35 पे क्या लिखा है, ये रहा। सीक्रेसी डायरेक्शंस रिलेटिंग टू इन्वेंशंस रेलेवेंट फॉर डिफेंस पर्पसेस करके कुछ लिखा है, ठीक है। हाँ मैम कुछ लिखा है, मेरे को कुछ नहीं पता, राइट। बट ये जो सेक्शन 35 का ये जो शब्द है, वो क्या ऑप्शन से मैच कर रहे हैं, एक बार आप देखना। हाँ मैं आगे क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में देखना वही है क्या, यस, सीक्रेटी डायरेक्शंस इज इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 35। हाँ, तो बैरक का जो सेक्शन 35 के शब्द हैं वो ऑप्शन में तो वही मिल रहे हैं। हाँ, अब आपको क्या देखना है, क्या ये वही सिचुएशन है जहां पर हम एक्सपायरी के बाद भी पब्लिश नहीं कर सकते, ये पब्लिकेशन के शब्द हैं क्या, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो आप फिर से क्या करेंगे, आप फिर से एक बार बैरक पे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे तो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखा रही हूँ, आप एग्जाम हॉल में बैठ के भी आप यही करते रहेंगे, राइट। तो आप अभी फिर से बैरक पे जाएंगे। बैरक का अभी इस बार आप सिर्फ कंटेंट्स पेज पे नहीं जाएंगे, आप बैरक के अंदर जाएंगे, सेक्शन 35 पे जाएंगे। एंड 35 में आपको देखना पड़ेगा क्या उसमें वो शब्द आ रहे हैं क्या। अब मैंने ओपन किया है सेक्शन 35, तो आप सेक्शन 35 में देखना, he may give directions for prohibiting or restricting the publication of information। तो पब्लिकेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ऐसी इन्वेंशन है जो डिफेंस पर्पस के लिए यूज होगा करके सेक्शन 35 में लिखा है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहां पर पब्लिकेशन नहीं कर सकते आफ्टर अ पीरियड, तो वो तो यहाँ पे मैच हो रहा है ना, क्योंकि अगर वो डिफेंस पर्पस के लिए यूज है तो वो सीक्रेट है, तो सीक्रेसी के जो भी इश्यूज हैं वो हम पब्लिश नहीं कर सकते, तो लॉजिकली भी बैठ रहा है। तो आपने आसानी से बिना कुछ पढ़े, ऑल्दो यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट टॉपिक, आप आसानी से कर पाए हैं कि नहीं। आपको कितना टाइम लगा होगा एग्जाम हॉल में, आगे पीछे 2 मिनट का टाइम तो लग जाता है, बट अगर आप काम माइंड से सोचते हैं, क्वेश्चन एंड ऑप्शन दोनों में देख के हिंट ढूंढ लेते हैं, तो आप ऐसा बैरक को यूज कर सकते हैं। मैं यही दिखाना, आप कह सकते हो कि मैम ये तो इजी क्वेश्चन था, अभी और क्वेश्चंस करें, तो चलिए वो भी कर लेते हैं, क्यों नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं ले रही हूं, वो है एनवायरमेंटल लॉ का क्वेश्चन फ्रॉम AIB 19। अब ये देखिए, क्वेश्चन देख के ही बहुत बड़ा लगता है। कई बार ना ऐसा होता है, टफ क्वेश्चन सच में टफ होते हैं, एंड कई बार ये भी होता है कि सच में टफ नहीं होता है, बस दिखावा है। वो उन्होंने ना फालतू के बहुत सारे लेयर्स उस क्वेश्चन में डाल दिए ताकि स्टूडेंट घबरा जाए। कई बार ऐसा होता है घुमा फिरा के वही चीज पूछ रहे जो आपको ऑलरेडी पता हो, या फिर उन्होंने बस अननेसेसरीली इतना इंफॉर्मेशन आपको दे दिया कि आप खुद कंफ्यूज हो गए कि इसमें से रेलेवेंट क्या है और इररेलेवेंट क्या है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही ये सब दिया है, बट अगर आराम से शांत से पढ़ेंगे तो आपको आंसर यहाँ पर भी सेम टिप्स एंड ट्रिक्स से मिल जाएगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन में भी आप देखना, जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन तो दिख रहा है, पर ऑप्शन देखना, ऑप्शन में तो बहुत क्लियरली सेक्शन नंबर दिए हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड हिंट। फर्स्ट हिंट क्या था, फर्स्ट हिंट था कि क्वेश्चन में नहीं है तो ऑप्शंस देखो, है ना। ऑप्शंस में अगर एक ही है तो आप डायरेक्टली वही ऑप्शन देखोगे एंड वो मार्क कर दोगे। पर दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां पर क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा हो, पर ऑप्शंस जो है वो काफी सीधे सीधे हैं, सेक्शन 24, सेक्शन 40, सेक्शन 23 ऑफ वाटर एक्ट। तो ऐसे जब ऑप्शंस देखते हैं तो इमीडिएटली आप याद रख लो कि बस यही सेक्शन नंबर चेक करने हैं, आपको आंसर मिल जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, ठीक है, बट जब भी आप ऑप्शंस ऐसे देखते हो जहां पर ऑप्शंस में बहुत क्लियरली हिंट है, सेक्शन नंबर का हिंट दिया हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लेना क्या कह रहे हैं।
कह रहे हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कहाँ है, सूरत में है, उसका नाम है एक्स। चलिए, हैज बीन डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी जो भी उस फैक्ट्री का वेस्ट है उसको ट्रीटमेंट करके, यानी पोल्यूटेंट्स को निकाल के फिर रिलीज करना है, पर वो प्रोसेस नहीं कर रहा है। अनट्रीटेड मतलब वो जैसे ही वेस्ट जनरेट हो रहा है, टॉक्सिक वेस्ट, उसको एज इट इज निकाल रहे हैं। कहाँ निकाल रहे हैं? पास में एक नदी है, नियर बाय रिवर, उस नदी में ये पूरा जो टॉक्सिक केमिकल्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, सब कुछ रिलीज कर रहे हैं। अब ये जो ये सब कर रहे हैं, ये वायलेशन है क्या? ऑफ कोर्स है। वायलेशन ऑफ विच एक्ट? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, दो एक्ट के नाम उन्होंने दे दिया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये दोनों बैरक आपके बैरक सेट में कहाँ है। ये दोनों बैरक एनवायरमेंटल लॉ करके एक बुक होगी, उस बुक में होंगे। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, पता है। नेक्स्ट, दिस हैज रिजल्टेड इन सिवियर पोल्यूशन। ऑफ कोर्स, आप टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक वेस्ट को नदी में एज इट इज उसको ट्रीटमेंट किए बिना निकाल ही रहे हैं, तो ऑब्वियसली उससे बहुत पोल्यूशन होगा, एक्वाटिक लाइफ हार्म हुई है, लोकल फार्मर्स, रेसिडेंट्स, सबकी जो हेल्थ है वो खराब हो रही है, एंड वाटर कंटामिनेट हो गया है। बहुत आपने कंप्लेंट दिए हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, राइट? तो आप इस सिचुएशन में बताइए कि यहाँ पर कौन सा सेक्शन का वायलेशन हो, राइट? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सिचुएशन समझ लिए। सिचुएशन में क्या हो रहा है? बहुत सिंपल सा सिचुएशन है, नदी में डायरेक्टली इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है। अब एक एक करके बैरक में चेक कीजिए कि नदी में पोल्यूशन करने के बारे में कहाँ लिखा गया, ये चेक करना है। तो चलिए, हमें कौन सा एक्ट अभी लेना है? दो एक्ट का नाम है, बट ऑप्शंस आर मेकिंग इट वेरी क्लियर। एक ही एक्ट खोलना है, वाटर एक्ट ही खोलना पड़ेगा हमें। तो चलिए, ये भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, मेरे साथ साथ आप भी खोल ही लीजिएगा। मैं कौन सा वाला बैरक ले रही हूँ? वाटर एक्ट। वाटर एक्ट का पूरा नाम है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। इसको हम इन शॉर्ट वाटर एक्ट या वाटर पोल्यूशन एक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एक करके आपको चेक करना है। तो वन ऑफ द जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ऑप्शंस क्या है? सेक्शन 23, 24। ये देखिए, सेक्शन 23 है, पर 23 ना वाटर या पोल्यूशन के बारे में है ही नहीं। इट इज अबाउट पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, तो ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता मैम। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ स्ट्रीम और वेल फॉर डिस्पोजल ऑफ पोल्यूटिंग मैटर। हाँ मैम, ये तो यही पे हो रहा है। दिस इज आवर सिचुएशन हियर। 24 हमारे केस में भी यही हो रहा है। पोल्यूटिंग मैटर है, टॉक्सिक वेस्ट है, जो डिस्पोज कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? नियर बाय स्ट्रीम या वेल। स्ट्रीम हो, वेल हो, बहता हुआ पानी हो, उसी के बारे में तो बात हो रही है। यानी पानी में आपने वेस्ट डिस्पोज कर दिया है, तो उसके बारे में कहाँ है? सेक्शन 24 में है। तो आपका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? वही ऑप्शन होगा जहां पर सेक्शन 24 के बारे में बात हो रही है। तो चलिए, अब फिर से एक बार क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, एंड हमारे क्वेश्चन पेपर में ये है ऑप्शन ए। ठीक है, सेक्शन 24। आप समझ गए कैसे कर रहे हैं? ये ना मैं प्रायर नॉलेज से नहीं कर रही हूँ, मेरे को नहीं पता कि सेक्शन 24 में ये सब लिखा हुआ है ऑलरेडी। मैं तो एग्जाम हॉल, मैं तो ऐसे सॉल्व कर रही हूँ जैसे मैं आप ही की तरह एग्जाम हॉल में बैठी हूँ, एंड मुझे कुछ नहीं पता एंड फिर भी मैं कर रही हूँ। ऐसे ही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रही हूँ। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखें, हिंट्स छुपे हुए होते, आपको बस अलर्ट रहना है, क्वेश्चन एंड आंसर में हिंट्स ढूंढना। ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये वैसे ऑलरेडी मैंने आर्बिट्रेशन पे एक लेक्चर बनाया था, उसमें डिस्कस किया। देखिए, ऑलरेडी आर्बिट्रेशन इन 20 मिनट्स का लेक्चर है, यहाँ पे मैं वो लिंक कर दूंगी, पक्का देखना। एनवायरमेंटल लॉ इजीली 2 to 3 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो 20 मिनट की पढ़ाई में। तो ऐसे 20-20 मिनट का जो भी रिविजन लेक्चर्स मैंने बनाया है स्पेसिफिकली फॉर एआई, भी उनको आप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, आप इन डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो फुल कोर्स भी अवेलेबल है। फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे रिवीजन है। कई लोग ऐसे करते हैं कि फुल कोर्स में कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एंड जो मेरा फ्री वीडियोस हैं यूट्यूब पे उसको रिवीजन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। एंड अभी ना स्पेशल ऑफर भी निकाला है मैंने फॉर हिंदी स्टूडेंट्स। हिंदी कोर्स में जो भी लिखित रूप में होगा, जो भी रिटर्न होगा, वो इंग्लिश होगा। जैसे अभी मैं समझा रही हूँ, जो भी मैं समझाऊंगी, जो भी मैं बात करूंगी, वो हिंदी में होगा। तो आप भी विद इन दी ऑफर ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है।
तो जल्दी ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाइए। हमारा जो व्हाट्सएप टीम है, कोई भी डाउट्स है तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। क्लासेस हमारे वेबसाइट पे होते हैं, रिकॉर्डेड मोड पे होते हैं। लाइव सेशंस में 16 से स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पर मैं इन डिटेल रिविजन कराऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बताऊंगी फॉर इन द लाइव सेशंस। तो डू नॉट मिस इट एंड दिस इज द राइट टाइम। अभी भी आप ज्वाइन करके 2-3 घंटे पर डे पढ़ेंगे ना तो आपका AIB क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैम क्या मेरा AIB क्लियर हो जाएगा? डेफिनेटली क्लियर हो सकता है। ज्वाइन कीजिए, स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टडी कीजिए, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है सब कुछ समझाया है, वैसे एज इट इज फॉलो कर लीजिए। एंड हमारे पास लाइव सेशंस हैं ही, May 16 से लेकर एग्जाम तक लाइव सेशंस रहेंगे। लाइव सेशंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिविजन, ये सब मैं साथ में आपका करा ही दूंगी। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये भी मैं समझाती रहूंगी। तो आपको गाइडेंस भी मिलता रहेगा May 16 से एग्जाम तक इन लाइव सेशंस। एंड जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो कभी भी देख सकते हैं, एग्जाम तक जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हैं। तो डेफिनेटली डू कंसिडर। ऑफर खत्म होने से पहले ही ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ही है ऑफर। तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट आवर टीम। अब चलिए चलते हैं आर्बिट्रेशन का। ये जो क्वेश्चन है ये भी ना देखने में बड़ा मुश्किल लगता है, बट अगर आप आराम से पढ़ें तो मुश्किल नहीं है ये वाला क्वेश्चन भी। किरण एंड मीरा आर इन्वॉल्व्ड इन एन आर्बिट्रेशन where Kiran was awarded rupees 10 lakhs as compensation। 10 लाख है compensation। किसको मिला है ये 10 लाख? किरण को मिला है, यानी किरण है विनिंग पार्टी एंड हु इज द लूजिंग पार्टी? मीरा। दोनों एक आर्बिट्रेशन में विनिंग लूजिंग पार्टी होती ही है। अवार्ड आ गया, 10 लाख का विनिंग पार्टी है किरण। बट मीरा कहती है नहीं नहीं मैं तो पैसे नहीं दूंगी, आई रेफ्यूज टू पे द अमाउंट, आर्ग्यूइंग दैट अवार्ड वाज नॉट एनफोर्सेबल। ये अवार्ड ना सही है ही नहीं, ये एनफोर्सेबल है ही नहीं। जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो फॉलो किए ही नहीं है आर्बिट्रेशन में, तो इसलिए ये जो अवार्ड है ये वैलिड ही नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगी करके मीरा कह रही है। ठीक है। किरण डिसाइड्स टू अप्रोच द कोर्ट टू एनफोर्स द अवार्ड। क्योंकि जो लूजिंग पार्टी है वो पैसे दे नहीं रहे, तो विनिंग पार्टी ने डिसाइड किया कि हम अब कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? एनफोर्स करेंगे, एनफोर्समेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे करके। देखिए यहाँ तक एक कहानी है, बट अगर आप आराम से देखें तो यहाँ तक की जो कहानी है वो बस बैकग्राउंड उन्होंने बताया। एक्चुअल क्वेश्चन तो कुछ और है। एक्चुअल क्वेश्चन देखना क्या है। एक्चुअल क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट गवर्न्स एनफोर्समेंट ऑफ एन आर्बिट्रल। तो यहाँ पे ना कंफ्यूज करने के लिए आपको ये सिचुएशन पूरा दिया है, तो स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगे, थोड़ा डिफरेंट लगे, इसीलिए उन्होंने ये सब दिया है। बट एक्चुअल क्वेश्चन तो सेम ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डील्स विद दिस। बस आपको सेक्शन नंबर ही फाइंड आउट करना है जो एनफोर्समेंट के बारे में बात करती है। जो हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट है उसमें एनफोर्समेंट के बारे में कहाँ होता है? 34 में होता है कि 36 में होता है? पता है आंसर? आप मुझे कमेंट्स में बताना। कमेंट्स में लिखना है आर्बिट्रेशन या आर्ब लिख दो फटाफट, एंड इसमें मुझे बता दो कौन सा आंसर सही है, A, B, C या D। बस बैराक से चेक करना है, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। 34 में होता है या 36 में होता है या 9 में होता है, 11 में होता है? बैराक खोल के एनफोर्समेंट के बारे में कहाँ होता है, एग्जीक्यूशन के बारे में कहाँ होता है, एनफोर्समेंट के बारे में कहाँ होता है, वो फाइंड आउट करके मुझे कमेंट्स में बताना ये वाला क्वेश्चन। एंड जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी काफी विस्तार में आर्बिट्रेशन के क्लास में भी डिस्कस किया है, वो वाला वीडियो होगा, वो भी जरूर देखना। इजी 2 to 3 मार्क्स फॉर आर्बिट्रेशन। ठीक है, चलो मैम ये सब तो कर लिया। CPC ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या CPC में? वो भी मुझे बहुत टफ लगता है मैम। आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन देखना, इसमें भी हिंट छुपा है। माया फाइल्स अ सूट इन कोर्ट A फॉर रिकवरी ऑफ सम ऑफ मनी फ्रॉम हर नेबर नेहा। दो लोग हैं, माया है, माया कोर्ट गई है किनके अगेंस्ट? माया गई है नेहा के अगेंस्ट। अब नेहा कहती है, नेहा रिक्वेस्ट थर्ड पार्टी, नेहा कह रही है कि एक और थर्ड पार्टी है हमारे सीमा, आप सीमा को भी ऐड कीजिए ना एज अ पार्टी, क्योंकि सीमा भी इन्वॉल्व है, सीमा को भी ले आइए केस में करके। अब नेहा कह रही है ना। अब कोर्ट ए, जो हमारे कोर्ट है, वो रिव्यू करती है एप्लीकेशन को एंड डिसाइड करती है सीमा शुड बी इंडीड इंक्लूडेड एज अ डिफेंडेंट। तो क्या हुआ है? माया है, माया ने नेहा पे केस किया है, नेहा कोर्ट के सामने आके कहती है चलो मेरे साथ साथ आप सीमा को भी
ले आइए केस में करके। अब उन्होंने जो एप्लीकेशन फाइल किया है, कोर्ट ने उसको देखा, परखा एंड डिसाइड किया कि हाँ ये तो बात सही है, सीमा भी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो सीमा को भी ऐड कर दो। ठीक है, ये सिचुएशन है। सिचुएशन समझ गए, ये तो इंग्लिश है, सिचुएशन समझ गए। अब देखना क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ सीपीसी इज एप्लीकेबल इन दिस सिचुएशन। अगेन मुझे लॉ शायद नहीं पता हो मैम, लॉजिकली ही सोचते हैं। ये पूरी डिस्कशन सिर्फ पार्टीज के बारे में हो रही है ना, माया, नेहा, सीमा, इसको ऐड करना है, डिलीट करना है, पार्टी कौन होगा, तो पूरा क्वेश्चन जो है वो पार्टीज के बारे में ही है। तो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्लेंट के बारे में तो है नहीं, सामन्स के बारे में तो है नहीं, प्लीडिंग्स के बारे में तो है नहीं, बस एक ही बंदे के बारे में है जो है पार्टीज के बारे में। तो आंसर ऑब्वियसली विल बी ऑर्डर 1 वोट 10 विच इज टॉकिंग अबाउट पार्टीज। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं। लॉजिकली ऑप्शंस में से हिंट्स आप ढूंढ लो, है ना। क्वेश्चन से शायद आपको नहीं पता हो, बट ऑप्शन से आप एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, हिंट्स यूज कीजिए, ऐसे नए पैटर्न के क्वेश्चंस भी कीजिए। ठीक है ना, तो ऐसे आप कर सकते हो सच में। अब देखिए कुछ चीजें आप नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है AIB 19 का, जो टॉट्स का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए टॉट्स का बैराक नहीं होता है, ये उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है, इसमें कोई बैराक नहीं है, कोई सेक्शन नंबर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट समझ के ही कर सकते हैं। आंसर यहाँ पे होगा असॉल्ट, क्योंकि एक्चुअल में टचिंग नहीं हुआ, बस डरा रहे। अगर कोई आपको छुए बिना बस डरा रहे, धमका रहे, आपको एक भय है, एप्रीहेंशन है कि कुछ शायद मेरे साथ गलत हो, बट अभी कुछ हुआ नहीं है, उसको हम कहते हैं असॉल्ट। तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ, उसको डरा रहे, धमका रहे, तो ये असॉल्ट हुआ। देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जब आते हैं, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स का कोई यूज नहीं होगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रहा है कम टाइम में, तो आप कोर्स में ये सब पढ़ सकते हैं। एंड आखिरी में एक चीज आप मुझे बताओ, मैंने आपको ना एक वीडियो में पढ़ाया था असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस के बारे में, आप में से कितने लोगों को पता है ये असर्शन रीजन क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है? अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना, वो भी मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट।